बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें से आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप ऑफ डिफरेंट लेंथ्स ईच ओपन एट वन एंड। चर्च ऑर्गन में डिफरेंट लेंथ्स के पाइप एग्जिस्ट करते हैं जो कि वन एंड से क्लोज्ड हैं। The minimum length is 30 millimeter and the maximum length is 4 meter. Calculate the frequency range of the fundamental note. आपने फंडामेंटल नोट की वैल्यू फाइंड करनी है जब लेंथ की वैल्यू मिनिमम थी, जब लेंथ की वैल्यू मैक्सिमम थी, और स्पीड ऑफ साउंड को उसने 340 मीटर पर सेकेंड डिस्क्राइब किया हुआ है। आइए अब इसका डाटा लिखते हैं। सबसे पहले L मिनिमम की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर, which is equal to 30 into 10 raise पर -3 मीटर आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू उसने डिस्क्राइब की हुई है मैक्सिमम लेंथ की, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर, और फिर उसने स्पीड ऑफ साउंड डिस्क्राइब की हुई है दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें लिखते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड आ जाएगा F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू और नंबर 2 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, अब उसने हमें पाइप वो दिए हुए जिसका एक एंड क्लोज होता है, तो क्लोज एंड के लिए हम जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का लिखेंगे। कहता है कि एज फॉर क्लोज्ड एंड पाइप वी हैव एफ एन दैट इज इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाय 4L। स्टूडेंट्स, यहां से आपने बात याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। हम यहां पे मेंशन कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो ये रिलेशन लिखने का मकसद ये है कि जहां पे आप मिनिमम लेंथ यूज करेंगे वहां पे फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और जहां पे हम मैक्सिमम लेंथ यूज करेंगे वहां पे फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आइए अब आगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे और वैल्यू आ जाएगी F1 दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 4L। अब अगर हम इसमें L की मिनिमम वैल्यू लिखते हैं तो यहां पे F ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं। सो F1 मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की मिनिमम वैल्यू है 30 मिलीमीटर, तो 10⁻³ आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा F1 मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 2833 हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका सेकंड पोर्शन डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड पोर्शन में आपने मैक्सिमम लेंथ यूज करनी है और उसमें हम लिखेंगे फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 और फॉर्मूला बन जाएगा F1 दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 4L। अब यहां पे अगर हम लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू प्लेस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी मिनिमम। सो दिस इज F1 मिनिमम दैट इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4।
इसके आंसर को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी F1 मिनिमम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी रेंजेस आ जाएंगी। मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी 2833 हर्ट्ज और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 21 हर्ट्ज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है टू ट्यूनिंग फोर्क्स एग्जिबिट बीट्स एट अ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोर्क इज 256 हर्ट्ज। Its frequency is then lowered slightly by adding a bit of wax on one of its prong. The two tuning forks then exhibit a beat frequency of 1 Hz. Determine the frequency of the second tuning fork. कहता है हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, दोनों को आप साइमल्टेनियसली साउंड करवाते हैं तो हमें 3 बीट्स पर सेकंड सुनाई देती हैं। एक की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज उसने डिस्क्राइब की है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। लेकिन वो हमें यहां पे ये कहता है जब आप एक ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर वैक्स लोड करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ कम हो जाती है और उसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 हर्ट्ज रह जाती है। तो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। तो आइए अब हम इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, इसको हम FA से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 256 हर्ट्ज। पहले वाली बीट फ्रीक्वेंसी को N से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज। और बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम N प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। ठीक है, रिक्वायर्ड है हमने सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे एज FB माइनस FA दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस N। ठीक है, अब इसमें हमने चूंकि FB की वैल्यू फाइंड करनी है, सो FB दैट इज इक्वल टू FA प्लस माइनस N। दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, दिस इज 256 प्लस माइनस 3। यहां से हमारे पास दो आंसर बनते हैं, एक आ जाएगा 256 प्लस 3 और 256 माइनस 3, और ये बन जाएगा 259 और 253 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स अब इसमें हमने डिसाइड करना है कि ये जो दो आंसर हमारे पास आए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। उसके लिए देखिए कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क 259 हर्ट्ज है, तो जब आप 256 वाले ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर वैक्स लोड करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 255 हो सकती है, 254 हो सकती है, जिसका मतलब यह हो गया कि अब दोनों की फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, तो बीट फ्रीक्वेंसी बाद में बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे केस के मुताबिक बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चूंकि कम हो रही होती है, इस वजह से 259 हर्ट्ज वाला आंसर इनकरेक्ट है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा इसमें? 253 हर्ट्ज। इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इफ 259 हर्ट्ज इज correct answer, then by loading wax beat frequency must increase, but in our case beat frequency
decreases, hence 253 hertz is the correct answer. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कहते हैं 2 cars P and Q traveling along motorway in the same direction. The leading car P travels at a steady speed of 12 meter per second. The other car Q traveling at a steady speed of 20 meter per second. Sounds the horn to emit a steady note which P's driver estimates has the frequency of 830 Hz. What frequency does Q's own driver hear? कहता है कि मोटरवे पे दो ड्राइवर P और Q सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. P फॉरवर्ड है, आगे मूव कर रहा है, इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है, जबकि Q उसके पीछे आ रहा है और उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है. Q का ड्राइवर एक हॉर्न बजाता है जो कि P के ड्राइवर को 830 फ्रीक्वेंसी का फील होता है. बताना हमने यहां पे यह है कि Q का ड्राइवर जिसने हॉर्न बजाया था उसको हॉर्न की क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी थी. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको. सबसे पहले डेटा लिखेंगे. स्पीड ऑफ पीज ड्राइवर 12 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ क्यूज ड्राइवर दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. स्टूडेंट, चूंकि ये क्वेश्चन डॉपलर्स इफेक्ट का है, इस वजह से हमने यहां पे रिलेटिव स्पीड को कैलकुलेट करना है. तो रिलेटिव स्पीड यहां पे रिप्रेजेंट की जाएगी यूएस से, विच इज इक्वल टू यू क्यू माइनस यूपी एंड दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड. हमारे लिए ये रिलेटिव स्पीड ओपन है. अब हमने इस स्पीड को यूएस का नाम क्यों दिया है? इस स्पीड को हमने यूएस का नाम इसलिए दिया है क्योंकि Q जो कि P के बिहाइंड मूव कर रहा है दैट इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स, और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस वजह पे हमने यहां पे सोर्स की स्पीड, जिसको हम रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं, यूएस से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, अब आगे देखिए. स्पीड ऑफ साउंड V दैट इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय P दैट इज इक्वल टू 830 हर्ट्ज. स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है दिस इज द मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी. हमने इसमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो रिक्वायर्ड में हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर Q. एक्चुअली ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है. सॉल्यूशन. अब ये थर्ड केस बनता है जिसमें सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है, तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे. सिंस Q जो कि यहां पे सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है इज मूविंग टूवर्ड्स P जो के ऑब्जर्वर है. तो इस सिचुएशन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे FP दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय V माइनस US मल्टीप्लाई बाय FQ. ठीक है, तो ये थर्ड केस बन जाता है. इसमें हमने FQ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं. FQ दैट इज इक्वल टू, ये यहां डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. V माइनस US, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और साथ FP एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, सो FQ दैट इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दें, 340 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 340 मल्टीप्लाई बाय 830. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 8
10 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज हर्ड बाय क्यूज ऑन ड्राइवर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अ ट्रेन साउंड्स इट्स हॉर्न बिफोर इट सेट्स ऑफ फ्रॉम द स्टेशन एंड एन ऑब्जर्वर वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एस्टिमेट्स इट्स फ्रीक्वेंसी एट 1200 हर्ट्ज। कहता है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और प्लेटफॉर्म पे एक ऑब्जर्वर भी बैठा हुआ है। ट्रेन मूव करने से पहले अपना हॉर्न बजाती है जो कि ऑब्जर्वर को 1200 फ्रीक्वेंसी का सुनाई देता है। कहता है द ट्रेन देन मूव्स ऑफ एंड एक्सेलरेट्स स्टेडीली 50 seconds after departure the driver sounds the horn again and the platform observer estimates the frequency 1140 Hz। इसके बाद ट्रेन मूव करना शुरू कर देती है और 50 सेकेंड आफ्टर डिपार्चर ड्राइवर दोबारा से हॉर्न बजाता है जो कि प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को 1140 Hz फ्रीक्वेंसी का सुनाई देता है। कैलकुलेट द ट्रेन स्पीड आफ्टर 50 सेकेंड। आपने 50 सेकेंड के बाद ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। हाउ फार फ्रॉम द स्टेशन इज ट्रेन आफ्टर 50 सेकेंड, और वो 50 सेकेंड के बाद स्टेशन से कितने फासले पे थी, यानी डिस्टेंस की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में सबसे पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू 1200 हर्ट्ज, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसको हम एफ प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू 1140 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद उसने हमें टाइम की वैल्यू डिस्क्राइब की है 50 सेकेंड्स और स्पीड ऑफ साउंड को v से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि ट्रेन ने अपनी मूवमेंट रेस्ट से स्टार्ट की थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब इसमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में हमने नंबर 1 फाइंड करना है यूएस विच इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ट्रेन यहां पे सोर्स की तरह बिहेव कर रही है तो चूंकि हमने ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है इस वजह से ये यूएस बन जाएगा। सेकंड हमने जो वैल्यू यहां पे फाइंड करनी है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म आफ्टर 50 सेकेंड। ठीक है, एस की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, अब ये कौन सा केस बन रहा है, ये केस बन रहा है जिसमें ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ है दैट इज द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी एंड सोर्स ऑफ साउंड विच इज द ट्रेन मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट केस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। यहां पे हम मेंशन कर देते हैं सिंस सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी एफ प्राइम दैट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी प्लस यूएस मल्टीप्लाई बाय एफ। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला से हमने यूएस की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं v प्लस यूएस दैट इज इक्वल टू v ओवर एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय एफ। अब इसमें हमने यूएस की वैल्यू निकालनी है तो यूएस को यहां सेपरेट कर लेते हैं विच इज इक्वल टू v ओवर एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय एफ माइनस v। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो यूएस दैट इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 1140 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1200 माइनस v स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 340। इस सारे फैक्टर को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है 3
57.89 -340 एज इट इज आ जाएगा। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यूएस की वैल्यू आ जाएगी 17.89 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम राउंड ऑफ करके 17.9 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये तो है उस सोर्स की स्पीड। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है आफ्टर 50 सेकेंड, तो उसके लिए देखिए एज एस इज इक्वल टू VAV एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और एवरेज किसके इक्वल आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जो कि रेस्ट पे थी 0 आ जाएगा, प्लस फाइनल वेलोसिटी उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया दैट इज 17.9 डिवाइडेड बाय दो टर्म्स हैं तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, टाइम की वैल्यू है हमारे पास 50, तो S इज इक्वल टू 17.9 प्लस 0 17.9 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 8.95 मल्टीप्लाई बाय 50, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 448 मीटर। तो स्टूडेंट्स 50 सेकेंड के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म से 448 मीटर फासले पे होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The absorption spectrum of the faint galaxy is measured and the wavelength of one of the line identified as the calcium alpha lines is found 478 नैनोमीटर। एक गैलेक्सी है जिससे रिसीव होने वाली एक वेवलेंथ जिसको हमने मेजर किया दैट इज 478 नैनोमीटर, और वो वेवलेंथ किस मटेरियल की हमें पता चली दैट इज कैल्शियम अल्फा। फिर वो कहता है कि हमने लेबोरेटरी में कैल्शियम अल्फा की वेवलेंथ कैलकुलेट की और उसकी वैल्यू 397 नैनोमीटर हमें मिली। तो वो कहता है कि आप ये बताएं कि इज गैलेक्सी मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अर्थ, गैलेक्सी अर्थ की तरफ मूव कर रही है या अर्थ से अवे मूव कर रही है। और सेकेंडली वो कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द गैलेक्सी रिलेटिव टू द अर्थ, आपने उसकी स्पीड भी बतानी है कि वो किस स्पीड से मूव टुवर्ड्स द अर्थ है या मूव अवे फ्रॉम द अर्थ है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसमें देखिए कि ये जो वेवलेंथ उसने हमें बताई है, इस वेवलेंथ को हम लैम्डा प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमें रिसीव हो रही थी, और लेबोरेटरी में कैलकुलेटेड वेवलेंथ जो है ये क्या बन जाएगी, ओरिजिनल वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम इसका सबसे पहले डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले लैम्डा प्राइम दैट इज इक्वल टू 478 नैनोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 478 इंटू 10 रेज पर -9 मीटर। ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा दैट इज इक्वल टू 397 नैनोमीटर, एंड दिस इज 397 इंटू 10 रेज पर -9 मीटर। ठीक है, फिर उसने हमें डिस्क्राइब किया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज 3.0 इंटू 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। अब रिक्वायर्ड क्या है, हमने पहली बात यह बतानी है इज गैलेक्सी मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अर्थ, और नंबर 2 पे हमने उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें फाइंड करेंगे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विच कॉरेस्पॉन्ड टू ओरिजिनल वेवलेंथ जो कि हमने लेबोरेटरी में फाइंड की थी। फॉर्मूला होता है हमारे पास C इज इक्वल टू एफ लैम्डा,
अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फॉर्मूला हम नॉर्मल स्पीड्स के लिए यूज करते हैं, वेव्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहां पे चूंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं इस वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम यहां पे स्पीड ऑफ लाइट से रिप्लेस कर देंगे। हमने वैल्यू फाइंड करनी है f की, तो दैट इज f इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 रेज पावर 8 और ओरिजिनल वेवलेंथ की वैल्यू दैट इज 397 नैनोमीटर, 397 इंटू 10 रेज पावर -9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका f इज इक्वल टू 7.56 इंटू 10 रेज पावर 14 हर्ट्ज। ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है विच कॉरेस्पॉन्ड टू द अपेरेंट वेवलेंथ। तो उसके लिए हम लिखते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, इसमें बन जाएगा फॉर्मूला एफ प्राइम दैट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज पावर 8 डिवाइडेड बाय दिस इज 478 इंटू 10 रेज पावर -9। सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 6.28 इंटू 10 रेज पावर 14 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन से हमें यह पता चलेगा कि गैलेक्सी जो है वो हमारी तरफ आ रही है या हमसे दूर जा रही है। दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और इस बात का मतलब यह है दैट इज गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्मॉलर होती अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से तो आंसर बनना था गैलेक्सी इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, अब हमने सेकंड पोर्शन इसका कैलकुलेट करना है विद व्हाट स्पीड इट इज मूविंग अवे। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया है जी सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, तो इसको हम लिखते हैं केस नंबर 4 के लिहाज से एफ प्राइम दैट इज इक्वल टू v ओवर v प्लस यूएस मल्टीप्लाई बाय एफ। अब ये नॉर्मल स्पीड्स के लिए हमने या स्पीड ऑफ साउंड के लिए डिस्क्राइब किया था, जब आप इसको लाइट के लिए कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ प्राइम दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय c प्लस यूएस मल्टीप्लाई बाय एफ। इसमें से हमने यूएस की वैल्यू निकालनी है, तो कैलकुलेट करके हम यूएस की वैल्यू अगर डिस्क्राइब करते हैं तो दैट इज इक्वल टू c ओवर एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय एफ माइनस c। वैल्यूज पुट करेंगे, सो यूएस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज पावर 8 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम की वैल्यू है 6.28 10 रेज पावर 14 मल्टीप्लाई बाय एफ की वैल्यू है 7.56 इंटू 10 रेज पावर -14 माइनस सी की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.12 इंटू 10 रेज पावर 7 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सी विद विच इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। तो स्टूडेंट ये है हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।